भारतीय राजनीति में एनजीओ का हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा है, मतलब अभी कई राज्यों में आप देख सकते हैं। इसके पीछे मतलब उनका क्या है, किस तरह से? आपने सही फरमाया। ये मैं कहूँ तो पिछले 7-8 साल के पहले राजनीति में इनका इतना हस्तक्षेप नहीं था। इन्फ्लुएंस करते थे ये पॉलिटिक्स को, और जो पावर्स जो थी उसके द्वारा इन्फ्लुएंस करवाने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर इनका बड़ा बोलबाला है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूएन में बड़ा बोलबाला है, तो उस तरीके से इन्फ्लुएंस करवाते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजनीति में तभी से ये शुरू हुआ है जब से ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना है। और मुझे सबसे ताज्जुब होता है कि इस बात को किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि ये नेशनल, व्हाट इज सो नेशनल अबाउट दिस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। भाई ये बताइए कि क्या मनमोहन सिंह, जिनको जो अपने आप को इतने पढ़े लिखे कहते हैं और कुछ लोग उनको समझते भी हैं, आपने उनको जब सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट नॉट इलेक्ट, जब आपने सेलेक्ट कर लिया प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो आप पर उन पर इतना भरोसा नहीं था कि वो सही नीतियां बना सकेंगे? कोई एडवाइजरी काउंसिल होता तो वो मनमोहन सिंह के नीचे होनी चाहिए थी। जब भी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का म्यूटिलिएशन जो कि यूपीए सरकार के नीचे हुआ था, जो ये अरेंजमेंट था मनमोहन सिंह का और सोनिया गांधी का, वैसा कभी आज तक मतलब म्यूटिलिएशन हुआ ही नहीं है। मतलब ये 2-3 चीजें राजनीति में मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक्स जो डेमोक्रेसी का है ना, जो कि उसके ग्रेन के बिल्कुल मतलब अगेंस्ट है, ये जो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिस्टम नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने कंधे के पीछे हमेशा देखता रहे। ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक प्राइम मिनिस्टर अपना कैबिनेट भी न चूज कर सके। और ऐसा अरेंजमेंट होगा तो वो सबवर्टेड होगा, उसमें फिर ये सारे तत्व, एनजीओज, वो अभी सारे के सारे देखो, अब तो खुल के सामने आ गया। सारे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के लोग, अभी अरुणा रॉय आ गई, धरने पे बैठने वाली हैं, योगेंद्र यादव आ गए, धरने पे बैठने वाले हैं, केजरीवाल के लोग आ गए, धरने पे बैठने वाले हैं। तो आप तो नेक्सस देख ही रहे हो, ये एनजीओज का। और ये अरुणा रॉय तो सबसे बड़ी पंडिताइन है एनजीओज की, और केजरीवाल से बड़ा स्पेशलिस्ट कोई है ही नहीं। इनको तो श्रीमृत ली ने बहुत कुछ सिखा के वो चले गए। आप लोग भी थोड़ा सीख लो कैसे वो फ्लैश मॉब्स वो करते हैं, और किस तरीके से भीड़ इकट्ठा किया जाता है, और किस तरह से झंडे ऐसे 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 करके, और किस तरह से मीडिया को लिवरेज किया जाता है। आप लोग भी सीखो। और तमाम राजनीतिक पार्टियों को अब ये कोट और बंडी पहनने से अब काम नहीं चलेगा। अगर इन लोगों को पॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो ये जो लेफ्टिस्ट ने जो ये टेक्नोलॉजी सीखी है ना, फ्लैश मोबिलाइजेशन की और इसकी, वो सीखना होगा आप लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को। तो मैं कह रहा था कि ग्रेन की बात, जो कि बिल्कुल, कि अगर देश की कभी अगर जब भी इतिहास लिखी जाए तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का म्यूटिलिएशन कभी हुआ ही नहीं हो था, और बहुत कम कंट्री में ऐसा देखने को मिला है।
और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी का जो मैं वायलेशन देख रहा हूं वो बिहार में। और वो इसलिए कि साहब, एक जब आप चुनाव में जाते हो तो चुनाव में आप किसी के खिलाफ चुनाव लड़ते हो, है ना। आपने जनता को ये बोला कि मेरा ये प्रोग्राम है, इसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो वो प्रतिद्वंदी होते हैं। अब बीच उसमें आप अपने प्रतिद्वंदी से ही मिल जाओ, तो इससे बड़ा तो मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकता। ये तो जिस दिन ये चीज हुआ था उसी दिन वहां की विधानसभा को डिसॉल्व कर देना चाहिए था। आप सब कुछ कर सकते हो, अगर आपको ये करना है तो ठीक है, फ्रेश मैंडेट आप ले लो, कोई एतराज नहीं है उससे। देखो, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि राजनीति किस तरीके से सिक्योरिटी पे इंपिंज करता है कि जिसके खिलाफ आपने जो आपका प्रतिद्वंदी था उसी के साथ आप जाके मिल गए, तो फिर क्या गारंटी है कि ये आगे ये काम आप नहीं करेंगे। अरे इंडिया अफगानिस्तान तो नहीं है ना। अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसी ही चीज़ हुई है, लेकिन चलो वहाँ मान लेते हैं कि एक कंट्री को फंक्शनल किया जा रहा है। यहाँ तो आप 60 साल की जमहूरियत की बात कर रहे हो आप। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, जो एग्जाम्पल्स जो हैं, ये इस पे लोग गौर करें, इस पे लोग गौर करें। और देखिए साहब, ये ठीक है डेमोक्रेसी में ये धरने और ये वो, लेकिन किसी का हक ये नहीं बनता है कि जब सरकार एक बार चुन के आ गई आप उसको बार बार थ्रेटन करते रहें। मैं देख लूँगा, मैं जेल भर दूंगा, मैं आपके घर से निकलने नहीं दूंगा। ये क्या है? ये वायलेंस नहीं है तो क्या है? मैं सब कुछ ठप कर दूंगा, ये वायलेंस नहीं है? ठप करने का मतलब क्या होता है कि आपके कोई रिलेटिव बीमार है तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, किसी को ट्रेन पकड़ना है वो नहीं पहुंच सकते, किसी का एग्जाम है वो नहीं दे सकता है। इसको आप नॉन वायलेंस बोलते हैं? ये तो सबसे बड़ा वायलेंस है। आप इन लोगों से, ये तमाम एनजीओज और ये जो उनके जो ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वाले जैसे लोग हैं, जो एक्टिविस्ट लोग, आपने कभी उनसे ये सुना है कि गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है, हम भी इसमें अपना ये योगदान देंगे? आप कभी नहीं सुनोगे। केवल नेगेटिविटी, केवल नेगेटिविटी। अन्ना हजारे के पास कोई प्लान है कि वो 10,000 लोगों को भी कैसे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, यूथ को? बताएं वो, अगर उनके पास ब्लूप्रिंट है। वेलकम होगा। देखिए, केजरीवाल से मेरा जो उनका रीडिंग है, ओपिनियन है मेरा, आप सबको आपको मालूम है, लेकिन लोगों ने उसको 5 साल के लिए चुना है। वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है और उसको पूरा मौका देना चाहिए कि वो अपना काम करे। चुनाव का इतना सैंक्टिटी है, आप लाइक करें ना करें, आपका लाख उससे मतभेद हो, लेकिन मान लो कि वो अभी मैं भी कोई 100 एनजीओ से पैसे लेके डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दूं,
हर दिन मैं धरना दे दूं, तो क्या केजरीवाल या उसका कैबिनेट फंक्शन कर सकता? लोगों ने उसको 5 साल को एक बहुत ही ब्रूट मेजॉरिटी के साथ उसको वो लाए हैं ऑफिस में। वो वर्डिक्ट को, इलेक्टोरल वर्डिक्ट को आप रिस्पेक्ट करो। ये क्या है? ये प्रोफेशनल एक्टिविस्ट बाहर से डॉलर लो, यहां पे धरने दो। कभी आप लोग इकोनॉमिक्स में देश की जनता जाती है कि इसमें एक धरने में कितना पैसा लगता है? और वो भी इंडिजिनस हो तो चलो मैं मान लूं, जैसे जेपी का आंदोलन था, बिल्कुल इंडिजिनस था, एक हिंट नहीं था उसमें फॉरेन फंडिंग का। अब मुझे जहां तक थोड़ा बहुत याद है, उस समय लोग अपनी मर्जी से, उनको मोबिलाइज नहीं किया जाता था। आंदोलन ये कोई पहला आंदोलन नहीं है, और ना ये आखिरी आंदोलन है। आंदोलन होते रहे हैं, आंदोलन होते रहेंगे, लेकिन आंदोलन जो है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। लेकिन आप अगर बाहरी ताकतों से पैसा लेके और उनके बिहेस्ट पे अगर आप आंदोलन कर रहे हो, तो ना तो फिर यहां जमहूरियत बचेगा, ना ये देश बचेगा। और कोई भी जो जिम्मेवार लीडर है, जो देशभक्त है, वो ये एटमॉस्फेयर से, नेशनल जो एनवायरनमेंट है, उससे नेगेटिविटी को डिस्पेल करने की कोशिश करेगा। वो पॉजिटिविटी की उसको बात करनी चाहिए। और पॉजिटिविटी ये है भाई कि आप सरकार से, आप एनजीओ हैं या आप अपने आप को बहुत बड़े एक्टिविस्ट बोलते हैं, तो सरकार से भी एक बार ये गुजारिश करो कि हम आपके जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये तमाम जो ये इन्वायरमेंट के नाम पे ये जो अपना डॉलर्स कमा रहे हैं यहाँ के एनजीओज, और ये आए दिन जो ये धरने और एजिटेशंस और ये कर रहे हैं, आप बताओ कि इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए क्या किया? इन्होंने कितने पेड़ लगाए? आज अगर आप एक्चुअली ग्रीनरी के ग्रोथ में अगर या एफॉरेस्टेशन में कंट्रीब्यूशन आप देखोगे, तो या तो वो वन विभाग का है और या नहीं तो फिर इंडियन आर्मी का है। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा वक्त आ गया था कि लाइम क्वेरिंग के चलते पूरा जो आपका मसूरी हिल्स था वो डेन्यूडेड हो गया था, और वहाँ एक स्पेशल टेरिटोरियल आर्मी की इको बटालियन रेस की गई थी। और आप देखिए साहब क्या बदलाव किया। वो जवान, उसको तो डॉलर नहीं मिल रहे, वो देश के लिए लड़ भी रहा है। और तमाम आप देख लो, आप यहीं पे चले जाओ, आप ये शंकर विहार जैसे ये इलाके हैं जो कि बैरन थे, वहाँ पे आर्मी ने किस तरीके से ग्रीनरी और एफोरेस्टेशन किया। वो पॉजिटिव लोग हैं, वो देश के सच्चे भक्त हैं, दे आर द ट्रू सन्स ऑफ द सॉइल। बट ये एक्टिविस्ट गांधी के नाम पे हर दिन हर चीज के लिए नेगेटिविटी वो करना। तो मेरा इनसे यही गुजारिश है कि कुछ कंट्रीब्यूट करो। एक भी एनजीओ, एक भी एक्टिविस्ट, आप ये अभी अन्ना हजारे अभी बैठने जा रहे हैं, और तमाम लोग ये प्रोफेशनल एक्टिविस्ट इनके साथ बैठने जा रहे हैं। अन्ना हजारे ये भी तो सोल्यूशन दें कि क्या वो 10,000 लोगों को भी नौकरी दे सकते हैं? कुछ उनके पास प्लान है? अगर वो अपने योजना दिखाए तो हम लोग सब उसमें मदद करेंगे। बात रही है ये सब चीजों की, लैंड एक्विजिशन का जो अभी मामला जो आ रहा है, तो साहब आसमान में तो कुछ नहीं बन सकता ना। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये तमाम एनजीओज का खुद 24 घंटे बिजली,
यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इनको रहने का सब्सिडाइज रेट पे रहना, सब्सिडाइज रेट पे खाना, गरीबों के पैसे पे पलना, गरीबों के मेहनत पे हमारे जो और ऑनेस्ट टैक्स पेयर के ऊपर करना, और उसके बाद देश को गाली देना। आज ये हॉस्टल बंद करवा दो, आज आप आपकी काफी समस्याएं बंद हो जाएंगी। तो आप ये साहब, मैं फार्मर नहीं हूं। अब आप पूछोगे मेरे से कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप क्यों नहीं ये कर देते हो? तो मैं आपके सामने आज ऐलान करता हूं कि मैं एक मध्यम वर्ग का आदमी हूं, मेरे पास भी थोड़ी जमीनें हैं, लेकिन आज सरकार मुझसे कहे कि देश की हित के लिए आपके जमीन की जरूरत है, तो मैं आज आपको अपनी पूरी निष्ठा के साथ कह रहा हूं कि मैं सरकार को बोलूंगा कि देश हित में अगर आप कुछ आपको चाहिए, मेरे तरफ से वो निछावर है। आप जो मर्जी उसका आंकलन कर लें, आप जो मर्जी आप उसका कंपनसेशन दे दें, क्योंकि वो देश हित में है। और कोई भी एक पॉजिटिव नेता जब कुछ इस तरह की, भाई किसी भी नेता पे कुछ तो भरोसा करोगे आप ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लोगे, और उधर से डॉलर ले लेके और आप ये धरने देते रहो। और गांधी जी भी इतनी जल्दी सत्याग्रह नहीं करते थे, हर 2 महीने 3 महीने पे नहीं करते। अगर आप पूरी फ्रीडम मूवमेंट का अगर आप पूरा दौर देखो तो आप उंगलियों पे गिन सकते हो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद आप देखो कितने धरने हुए थे, कितने सत्याग्रह हुए थे। डांडी मार्च एक हुआ, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उसके बीच में दो चार हुए। ये थोड़ी था। गांधी केवल नेगेटिविटी को नहीं पेडल करते थे, वो पॉजिटिविटी को भी पेडल करते थे। उनमें ये क्षमता थी। ये फेक गांधी, कोई विवेकानंद, आप उनसे थोड़ा इंटरव्यू ले लो ना। ये जो फेक गांधी और ये फेक विवेकानंद के अनुयायी जो बने हुए हैं, आप इसके बाद जाके आप उनसे भी इंटरव्यू ले लो, उनसे पूछो, बहुत बेसिक सवाल पूछना कि वो गांधी जी साउथ अफ्रीका में किस उम्र में लौटे थे, नहीं मालूम होगा। उनसे पूछना कि नेहरू जी ने पहली किताब कब लिखी थी और किस सब्जेक्ट पे लिखी थी। और उनसे यह पूछना कि विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को कब एड्रेस किया था, या किस राजा ने उनको जाने में मदद की थी। ये 2-4 सवाल आप पूछ लोगे, आपको सब पता चल जाएगा कि कितने फेक लोग हैं। जैसे कि मैंने वो पगड़ी वाले एक्टिविस्ट से पूछा था कि ट्राइबल का कॉम्पोजिशन क्या है, और पूरी उस दिन हिंदुस्तान में बहुत लोग इस चीज को सुन रहे होंगे। ये फेक लोग, इस तरह से मत पेडल करो। गांधी का नाम और स्वामी विवेकानंद का नाम, आप उनसे इंस्पिरेशन लो, लेकिन आप भी कुछ पॉजिटिविटी में कंट्रीब्यूट करो। आखिर ये देश चल रहा है क्योंकि यहां पे कुछ पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं जो हर चीज में कुछ अच्छाई भी देख रहे हैं। नहीं तो आप इस तरह से नेगेटिविटी लाओगे, डिसअफेक्शन लाओगे लोगों में, हर बात में आप क्रांति की बात करोगे, और क्रांति, आप उधर क्रांति कर रहे हो और इधर पैसे बना रहे हो। और ये तो बड़ी अच्छी बात है साहब, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। कौन कह रहा कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं? आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं,
तो आपको स्टेज में ये बताओ अकेला आदमी क्यों बैठेगा फिर? वो एक हरा बैकग्राउंड में एक अकेला आदमी क्यों बैठेगा जब आप अपने लिए नहीं कर रहे हो? तो ये सब देखो, मेरा यही एक ये है कि अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, अब इसमें क्या ये हो सकता है? किसी को इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारत स्वच्छ होना चाहिए। अब आप उसको पॉलिटिकल प्रिज्म से देखना शुरू कर दें तो तमाम एनजीओ जो है और ये धरने पे बैठने वाले लोग, उनको भी कुछ सोल्यूशन देना चाहिए कि कैसे भारत स्वच्छ हो सकता है। उसी तरीके से सरकार के और बहुत सारे प्रोग्राम्स, अगर हर आदमी, मैं बता रहा हूं, अगर हर आदमी अपना चरित्र बदल ले और विजिलेंट रहे तो यहां नारी अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन आपने ये जितने लीडर्स हैं, ये एक्टिविस्ट और लीडर्स, आपके इनकी आंखों में वो चरित्र कभी देखा है जो कि लोगों को ये बोल सकें कि अपना चरित्र का निर्माण करो पहले? वो विवेकानंद जैसे बोल सकते थे। इनके पास खुद चरित्र नहीं है क्योंकि इनका एजेंडा बाहर से डिक्टेट हो रहा था। एक विवेकानंद जब 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में गए थे तो उसी दौरान उन्होंने शिकागो में एक और बड़ा भाषण दिया था और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा कि मेरा यहाँ मकसद किसी को हिंदू बनाने का नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम को अच्छा मुस्लिम, एक क्रिश्चियन को अच्छा क्रिश्चियन, एक हिंदू को अच्छा हिंदू, और तमाम जो धर्म के अनुयायी हैं उनको बेहतर नागरिक बनाने की, अपने अपने मतलब वो धर्म का पालन करें और अच्छी तरीके से करें। लेकिन उन्होंने एक और बात की थी, और शिकागो में ही अभी ओबामा साहब आए थे तो उन्होंने शिकागो का जिक्र किया था। तो उन्होंने एक बात कही थी और बड़े गुस्से में थे उससे विवेकानंद, और उन्होंने अमेरिकन्स को बोला कि तुम ये जो लोगों को पैसे देते हो, प्रशिक्षण देते हो, किस लिए? इसीलिए कि वो हमारे यहाँ आए और हमको बोले कि तुम मूर्ति परस्त लोग, तुम बेवकूफ हो, तुम नरक में जाओगे। और तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम हमारा धर्म छीनना चाहते हो जो कि हमारा सब कुछ है। अब ये जो धरने पर बैठने वाले लोग हैं, है हिम्मत बोलने की ये बात? नहीं बोल सकते हैं। एनजीओज की है हिम्मत की ये बोलने, क्योंकि डॉलर्स कहीं और से आ रहे हैं। तो साहब हम तो बस गुजारिश कर सकते हैं, मैं यही गुजारिश करूंगा कि एक बार ठहर के सोचो कि मेरा इस देश के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं किस तरह इसके ग्रोथ और पॉजिटिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। और नेगेटिव होना तो बहुत आसान है। ये जितने ये तमाम ये करियर एक्टिविस्ट हैं, आप इनसे मिलो तो आपको पहला ये आएगा कि ये आदमी सबसे पहला चीज करेगा कि दुनिया का हर चीज को क्रिटिसाइज, हिंदुस्तान की हर चीज को क्रिटिसाइज करेगा। आपको ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं? ऐसे लोग जहर है, जहर समाज के लिए, देश के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एनजीओज और ये तमाम ये लेफ्टिस्ट और ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट और ये सब ये क्या है? आपने बड़ा सुना होगा कि ये टर्म्स यूज होते हैं, लेफ्ट, राइट,
लेफ्ट ऑफ सेंटर, राइट ऑफ सेंटर, साहब ये फ्रांस से लिए हुई चीजें, आप उसको यहां पे अप्लाई करते हो। आपकी इतनी बड़ी धरोहर है, अरे कम से कम कुछ नहीं तो अपनी टर्मिनोलॉजी निकालो। ये क्या लगा रखा है लेफ्ट से राइट सेंटर? आप अपने देश से प्यार करते हो, अपने लोगों से प्यार करते हो, अपने धरोहर से प्यार करते हो, आप राइटिस्ट हो गए। और आप गाली देते हो तो आप लेफ्टिस्ट हो गए। ये क्या डेफिनेशन है? तो तमाम जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये जितने टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको नहीं सर्व करती हैं। ये किसी और पीरियड में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये सारा कुछ, ये कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम है वो कि फ्रांस में किस कॉन्टेक्स्ट में ये इजाद हुआ टर्मिनोलॉजीज का। तो ये सारी पहले आप टर्मिनोलॉजी से निजात पाओ। अभी बड़ा एक वो आया, एक कंट्रोवर्सी चल रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पे। तो ये वर्ड सोशलिस्ट लेके प्रीएम्बल में नहीं, मैं अभी सेक्युलर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल मैं सोशलिस्ट का भी तक अब मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था तो उस समय किसी ने ये सुझाव दिया था बाबा साहब को, और बाबा साहब ने ये कहा कि देखो मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला कि ये इसमें ये प्रीएम्बल में सोशलिस्ट ही है। कहते हैं उन्होंने कहा कि लीव इट टू द फ्यूचर जनरेशंस, टू द जीनियस ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, कि वो क्या चाहते हैं। वो हर चीज बदलता रहता है। तो देखो उस आदमी की कितनी बड़ी सोच थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत कुछ लिया, बहुत सारे और कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया, लेकिन उसका जो ब्लेंड किया उन्होंने, और उस आदमी में इतनी महत्ता थी कि वो जो ऐसी चीजें हैं वो उन्होंने ब्लाइंडली नहीं कॉपी किया। लेकिन ये लेफ्ट सेंटर, राइट ऑफ सेंटर, मुझे तो हैरानी होती है। ये कहां, मतलब ये देखो, ये इतना इंडोक्ट्रिनेटेड हमारा समाज हो गया है अभी, ये सारे ये फॉरेन आइडियोलॉजीज को लेके, और ये कि बिना ये किसी पैसे के हो रहा है, बिना ये किसी फंडिंग के हो रहा है। ठीक है, आप आइडियोलॉजीज हो सकते हैं अपना, लेकिन ये बताओ कि अपनी मिट्टी से निकली हुई क्या आइडियोलॉजी? अपनी मिट्टी से निकली हुई आइडियोलॉजी तो वही होगी ना जो 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 इस मिट्टी में जिसकी जड़ें हो। तो ये तमाम ये धरना पार्टी जो है और ये एनजीओज जो है, एनजीओज जो फॉरेन से जो फंडिंग ले रहे हैं, उनको इन सब बातों पे गौर करना चाहिए और पॉजिटिविटी के लिए काम करना चाहिए। इन धर्मांतरण का मुद्दा काफ़ी जोर शोर से उठाया जा रहा है, क्या इसमें भी एनजीओ की कुछ भूमिका नजर आती है? मैंने आपको बताया कि 1000 एनजीओ जो हैं जिनको 1 करोड़ से ऊपर मिलता है, उसमें से 500 से ज़्यादा एनजीओ जो हैं जो कि मिशनरी वर्क में है। तो मिशनरी वर्क का मतलब हुआ कि वो कन्वर्जन एक्टिविटीज़ में वो हैं। देखिए, मैं कन्वर्जन को बिल्कुल दूसरे तरीके से देखता हूँ, ये कन्वर्जन एफर्ट्स को। मेरा अपना मानना है कि आप तब तक किसी को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं जब तक आप उस व्यक्ति को उसके अपने धर्म से नफरत न पैदा कर दें। और वो नफरत करने के लिए आपने बहुत झूठ का सहारा लेना होता है, आपको और हथकंडे अपनाने होते हैं,
और फिर वो नफरत पैदा करने के बाद जो भी आप इंड्यूसमेंट करते हो, मॉनिटरी इंड्यूसमेंट में, वो दूसरी बात। लेकिन जब आप इस तरह की नफरत करवा के किसी का धर्मांतरण होगा तो सोसाइटी में तो केवल नफरत फैलेगा, नेगेटिविटी होगा, क्योंकि वो नफरत तो मल्टीप्लाई करेगा।